नमस्कार दोस्तों। रेड सी में एक बार फिर से बहुत बड़ी घटना घट चुकी है। बाब अल मांदेब के स्ट्रेट के आसपास ही ये घटना घटी है। वही जगह यमन का जो कोस्ट है वहीं पर ये घटना घटी है। हालांकि परेशान मत होइए, इस बार हूदी रिबेल्स ने कोई अटैक नहीं किया है, लेकिन ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि एक माइग्रेंट से भरी जो शिप थी वो पूरी तरीके से डूब गई, यमन के कोस्ट के पास डूब गई, जिसमें कई सारे लोग मौजूद थे। और उसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो मौजूद थे उनमें से ढेर सारे लोग जो हैं वो मिसिंग हैं और कई लोगों की इसमें जान भी चली गई है। अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन का आप डेटा माने तो उन्होंने जो ट्विटर पर पोस्ट किया है उसके हिसाब से इस पूरे शिप बोट के ऊपर में 260 लोग मौजूद थे और इन 260 लोगों में 39 लोगों की ऑलमोस्ट डेथ हो चुकी है और 150 लोग अभी भी मिसिंग हैं और 71 लोग जो हैं उनको बचा लिया गया है। तो आप इसमें समझ सकते हो कि जो 150 लोग मिसिंग हैं, ऑलरेडी इन मिसिंग लोगों का मिलना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल है। आप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मान करके चलिए, बिकॉज जो रेड सी का एरिया होता है, बिकॉज ये जो डेथ काउंट है ना 39 यहाँ पर लिख रहा है, ये अभी काफ़ी और आगे बढ़ेगा, बिकॉज ये 150 लोग जो मिसिंग हैं वो मिसिंग जिस एरिया में है वो रेड सी का एरिया है और वो काफ़ी खतरनाक, काफ़ी डेंजरस, डिजास्टर प्रोन एरिया है एक तो। दूसरी चीज़ वहाँ पर पायरेट्स का खतरा रहता है, तमाम प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर, हूदी रिबेल्स का खतरा है ही वहाँ पे। तो लगातार इन सारी चीज़ों की वजह से इन 150 लोगों का मिलना वो बहुत मुश्किल माना जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जो अभी रेड सी के अंदर में हुई है। अब ये ट्रेजेडी का कारण क्या है, ये माइग्रेंट्स हैं कौन और ये कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये जो माइग्रेंट्स हैं ना, एक्चुअल में ये माइग्रेंट्स जो हैं ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जैसे रेड सी को आप देखोगे तो रेड सी के एक तरफ मिडिल ईस्ट है और दूसरी तरफ जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका की जो परेशानी है वो आप सबको पता है। अफ्रीका के अगर यहाँ पर तो स्पेसिफिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका का नाम लिखा हुआ है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी कि सोमालिया की बात हो रही है। और भी अराउंड की जो कंट्रीज़ हैं, जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया, एरिट्रिया या इथोपिया, आप अफ्रीका की ऑलमोस्ट कंट्री या साहेल रीजन की कोई कंट्री उठाइए, आप देखते हो कि अफ्रीका में एक चीज़ कॉमन है कि हर कंट्री जो है वो अपने बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है। ऑलमोस्ट हर कंट्री में सिविल वॉर है, हर कंट्री में जो है वो डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम्स हैं और इस वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीबी का सामना करना पड़ता है। बहुत पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वहाँ की और इसीलिए वहाँ के लोग जो हैं वो भाग करके कोशिश करते हैं कि किसी कंपैरेटिवली रिच कंट्री में पहुँच जाए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, उनको रेड सी क्रॉस करके सीधा कहाँ पहुँचना है, उनको सिंपली पहुँचना है गल्फ रिच रीजन, मतलब ऑयल रिच गल्फ रीजन में उनको पहुंचना है। अब मिडिल ईस्ट के अंदर में इतनी अमीर अमीर कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया है वहाँ पर, कतर है वहाँ पे, कुवैत है यहाँ पे, वहाँ पे यूएई है, इतनी अमीर अमीर कंट्रीज़ हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि इन कंट्रीज़ में एक बार पहुँच जाएँ तो ये आराम से अपनी जीविका चला पाएंगे यहाँ के लोग। तो अफ्रीका के लोग, खास तौर से हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया के जो लोग हैं, क्योंकि उनके काफ़ी करीब है सऊदी अरेबिया, यमन, तो ये लोग कोशिश करते हैं कि पहले यहाँ से निकलें किसी तरीके से सोमालिया से और उसके बाद वहाँ पर पहुँचने की जल्द से जल्द कोशिश की जाए। और आप देखोगे ना कि जिबूटी, अभी पिछले कुछ 2-3 हफ्ते के पहले की अगर बात करो तो जिबूटी के कोस्ट के पास भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 2 शिप्स जो माइग्रेंट से भरी हुई थी, इलीगल माइग्रेंट से भरी हुई थी, वो शिप्स पलट जाती हैं, जिसमें कई सारे लोगों की जान चली गई थी। उसमें 15-20 लोगों की उस समय जान चली गई थी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, भीषण समस्या है, जो कि इस रेड सी के आसपास हो रहा है। अगर मैं आपको मैप से थोड़ा सा लोकेशन दिखाने की कोशिश करूँ तो देखो, ये रेड सी है, बगल में यहाँ पर आपको एरिट्रिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको जिबूटी दिखाई दे रहा है। अगर आप जिबूटी को छोड़ दीजिए, बाकी इथोपिया की आप बात कीजिए, एरिट्रिया की बात कीजिए, सोमालिया, मैं जिबूटी को छोड़ दीजिए इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत छोटा सा कंट्री है। और यहाँ पर क्या है ना कि हर देश का, चाइना, यूएस, फ्रांस, इंडिया, मतलब हर देश जो है वो यहाँ पर, इंडिया छोड़ दीजिए एक, तो हर देश जो भी बड़े जियोपॉलिटिकल पार्टनर्स हैं, जो यूएस है, चाइना है, रशिया है, सबका बेस है इस जिबूटी के अंदर में। तो यहाँ के लोगों की जो, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, उनके लिए अपनी जीविका चलाना कंपैरेटिवली ईजी है, क्योंकि ये बाहर के सोल्जर्स आते हैं, अपना पैसा लेकर के आते हैं और यहाँ पर खर्च करते हैं। तो यहाँ के लोगों की इनकम जो है वो ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ इथोपिया में ज़बरदस्त वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम चल रही है, डैम बना रहा है इथोपिया, उसी की वजह से एरिट्रिया से उनका पंगा है। उसके बाद सोमालिया की तो समस्या ही अलग है। सोमालिया की समस्या, जो आप पूरा सोमालियन लैंड देख रहे हो, ये हॉर्न की तरह है ना, इसीलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, जो इसका शेप है। तो अब ये सोमालिया की परेशानी क्या है कि इस एक देश को 4 हिस्सों में डिवाइड करने की डिमांड है और इसके लिए सिविल वॉर साल 2006 से चल रहा है। सोमाली लैंड को अलग बनाओ, सोमालिया मेनलैंड को अलग बनाओ, ये सारी डिमांड्स की वजह से वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है और पूरी कंट्री हमेशा सिविल वॉर में रहती है। उसके बाद सोमालियन पायरेट्स काफ़ी फेमस है, आपने सुना होगा इनका नाम। उनका आतंक है, ज़बरदस्त आतंक है गल्फ ऑफ एडन के इस पूरे रीजन के अंदर में। अब गल्फ ऑफ एडन के इस पूरे रीजन में सोमालियन पायरेट्स के आतंक, वो जिसको पा जाते हैं या तो उनको लूट लेते हैं या तो उनको मार देते हैं।
तो अगर आप पहले तो आप सोमालिया की में अपना सर्वाइव कीजिए, उसके बाद अगर आपको गल्फ़ पहुंचना है तो आप यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद जाएंगे सबसे डेंजरस रीजन में। ये अरेबियन सी का पूरा ये जो एरिया है ये पूरा डिज़ास्टर प्रोन एरिया है और इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर की वजह से शिप्स को रेक भी हो जाती हैं। तो यहाँ से पहले आपको निकलना है, उसके बाद आपको यहाँ पर गल्फ़ ऑफ एडन में जाना है जहाँ पर सोमालियन पायरेट्स मिलेंगे आपको। उन सोमालियन पायरेट से भी अगर आप बच जाते हैं तो फिर आप यहाँ पर देख रहे हो एक पतला सा पॉइंट जिसको कहते हैं बाब अल मांदेब स्ट्रेट। अब बाब अल मांदेब आपको क्रॉस करके यहाँ पर घुसना है या फिर आप यमन के अंदर में जा सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट सऊदी अरेबिया पहुंचे, लेकिन वो मुश्किल है क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो आपको घुसने नहीं देंगे। तो यमन में घुसना प्रोबेबली ईजी होता है, तो इसलिए ये लोग यमन के थ्रू सऊदी अरेबिया में घुसने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए पहले ये यमन पहुंचते हैं। अब यमन अपने आप में वहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है। यमन की प्रॉब्लम आपको पता ही है कि यमन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ये जो पूरा हिस्सा है इस साइड वाला ये हूदी रिबेल्स के एरिया में है और दूसरा रीजन ये वाला जो रीजन है ये एक्चुअल में यमन की सरकार के अंदर में है। तो यमन ऑलरेडी एक पुअर कंट्री है, मतलब अगर आप पूरे मिडिल ईस्ट कॉन्टिनेंट की देखोगे तो सबसे पुअरेस्ट कंट्री यमन है। अब ये सारी मुसीबतों के बाद, वो अपनी कंट्री की सारी मुसीबतें झेलने के बाद, डिजास्टर झेलने के बाद, सोमालियन पायरेट से बचने के बाद पहुंचते कहाँ हैं? दूसरी सबसे बड़ी पूरे मिडिल ईस्ट की सबसे पुअरेस्ट कंट्री यमन के अंदर में पहुंचते हैं। और वहाँ पर अगर यमन के हूदी रिबेल से वो बच गए, उन्होंने अगर छोड़ दिया उनको या कुछ पैसे लेकर के जाने दिया उनको, तब जा करके वो सऊदी अरेबिया पहुँचते हैं। और सऊदी अरेबिया में बताया जाता है कि पिछले साल का अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया से कई सारे जो यमन के थ्रू सऊदी अरेबिया में कई सारे माइग्रेंट्स ने घुसने की कोशिश करी है। अब यहाँ पर मैं आपको सऊदी अरेबिया कंट्री, जिसको आप बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन कंट्री मानते हो, बहुत अपने हिसाब से चलती है, बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री मानते हैं सऊदी अरेबिया को, उस सऊदी अरेबिया की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ह्यूमन राइट्स वॉच का डेटा है, मैं अपने मर्जी से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। ह्यूमन राइट्स वॉच का ये कहना है कि एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ इथोपियन जो वहाँ पर माइग्रेंट्स पहुँचे सऊदी अरेबिया में, उनको सऊदी अरेबिया के जो गार्ड्स थे, जो बॉर्डर गार्ड्स थे, उन्होंने उनको मार दिया। और ये सब कैसे मारा? उनको एक्सप्लोसिव्स और वेपन्स को यूज़ करके उनको मारा। ये 1 साल का टोल है, यानी कि मार्च 2022 से जून 2023 तक में ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर में 100 लोगों को जो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे यमन के थ्रू, उनको पकड़ा नहीं गया बल्कि उनको डायरेक्ट मार दिया गया। और यही सेम काम यमन भी करता है, उनको मार देता है। अब हालांकि जो ये ह्यूमन राइट्स वॉच ने डेटा दिया है उसको सऊदी अरेबिया ने मारने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। तो ये समझ लो आप कुल मिला जुला के कि ये जो इलीगल माइग्रेशन है ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है सोमालिया जैसी कंट्रीज़ के लिए। और यहाँ से बड़ी मात्रा में लोग जो हैं, पूरे अफ्रीका से लोग सोमालिया पहुँचते हैं, कुछ दिन सोमालिया में रहते हैं, उसके बाद सोमालिया से ये बोट पर किसी दिन प्लान करके भागने की कोशिश करते हैं यमन और सऊदी अरेबिया जैसे देश। अब इसका पूरा अगर डेटा माने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन का, तो उनका कहना ये है कि 2021 से 2023 तक में, मतलब कि 2 साल के अंदर में ये नंबर जो माइग्रेशन का था ये ट्रिपल हो चुका है, यानी कि 27,000 से बढ़ करके ये नंबर जो है ये अब 90,000 तक पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि वो उस कंट्रीज़ की क्या स्थिति होगी जहां पर लोगों को बिल्कुल भी रहने की इच्छा नहीं है और वो लगातार वहाँ से भाग रहे हैं। क्योंकि साल दर साल ये कंट्रीज़ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिविल वॉर्स हैं, वो और ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि आसपास में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, गर्मा गर्मी हो रही है, तो उसकी वजह से इन कंट्रीज़ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, उसका ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग भाग करके कोशिश करते हैं कि सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज़ में पहुँच जाएँ। और कोई बहुत बड़ा इनका कोई एम ऑब्जेक्टिव भी नहीं होता है, इनका सिर्फ सर्वाइवल का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर हम सऊदी अरेबिया या इन जैसी कंट्रीज़ में पहुँच जाएँ तो हमें लेबर्स की नौकरी मिल जाएगी या कोई डोमेस्टिक वर्कर की नौकरी मिल जाएगी। तो कोई बहुत बड़ा ये एम लेके भी नहीं जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आई थिंक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन को कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए और इन गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। सोमालिया की सरकार से भी बात करनी चाहिए, जो बची कुची सरकार है वहाँ पर। सऊदी अरेबिया की सरकार से भी बात करके एक कुछ कोलैबोरेटिव मेजर लेना चाहिए कि कैसे इन लोगों की जानें कम से कम बताई जाए। एटलीस्ट एट लास्ट ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस। तो ह्यूमन ट्रेजेडी हम रोज़ अपनी वीडियो में देख रहे हैं। कल जम्मू कश्मीर का अटैक देखा, उसके बाद हमने इजराइल वाला अटैक देखा, में 200 से ज़्यादा पैलेस्टीनियन सिविलियंस की डेथ होती है। उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि उसके बाद मणिपुर वायलेंस की भी हमने बात करी, तो आप समझ सकते हो कि ह्यूमैनिटी कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है इस टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें एटलीस्ट समझनी चाहिए। और इस केस में तो इलीगल माइग्रेंट्स के केस में तो ऐसा भी नहीं है कि ये लोग कुछ जा करके वहाँ करेंगे, तो एटलीस्ट अगर लेबर्स की जॉब है, अवेलेबल है, तो इनको कहीं ना कहीं वो दे देनी चाहिए। इफ़ दे आर मतलब रीचिंग देयर, तो कम से कम इनको मारना नहीं चाहिए। अगर आप या तो इनको पकड़ करके जेल कर सकते हो या इनको डिपोर्ट कर दीजिए आप इनकी कंट्री
कंट्री में वापस डिपोर्ट कर दीजिए, लेकिन मारना नहीं चाहिए। तो जैसे आप इंडिया को देखिए, इंडिया क्या करता है, इंडिया अभी क्या कर रहा है, इंडिया ने पकड़ करके डिपोर्ट किया है, लोगों को डिपोर्ट करना शुरू किया है। लाखों की संख्या में रोहिंग्यास जो हैं वो इंडिया के अंदर घुसे थे, और आपको समस्या पता है कि वो म्यांमार के अंदर में समस्या हुई थी, लाखों की संख्या में रोहिंग्यास एक रात को घुसे थे भारत की सीमा के अंदर में, लेकिन उन सबको एज अ रिफ्यूजी स्टेटस नहीं दिया, लेकिन उन सबको इंडिया के लैंड पर, बाहरी लैंड पर बसाया गया, और अब धीरे धीरे उनको डिपोर्ट किया जा रहा है अपनी कंट्री के अंदर में। बिकॉज हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, किसी भी कंट्री के लिए समस्या है कि बड़ी मात्रा में जब इलीगल माइग्रेंट्स आ जाते हैं तो आपकी कंट्री के रिसोर्सेज शॉर्ट पड़ने लगेंगे, ऑब्वियसली शॉर्ट पड़ेंगे, तो वहाँ पर एक आपको स्टेप लेना पड़ता है। तो एटलीस्ट वहाँ पर आप जानवरों जैसा बिहेव ना करके उनको मारने के बजाय एटलीस्ट हम उनको डिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये काम जो ह्यूमन राइट्स वॉच ने जो ये नंबर दिया है कि 100 से भी ज़्यादा लोगों को मारा गया है, वो बहुत गलत बात है। और जो ये यहूदी रिबेल्स हुए या पायरेट्स हुए, ये लोग का तो कोई दीन ईमान नहीं होता, ये लोग तो डायरेक्ट मार देते हैं पाते ही। तो एटलीस्ट सऊदी अरेबिया की सरकार को तो एटलीस्ट ऐसा नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया हो। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, इस बार यूपीएससी सीएससी 2023 में अनअकैडमी टीम ने 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही लर्नर थे। तो किस तरीके की क्वालिटी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है आप समझ सकते हो। अब जो अनअकैडमी की ये सक्सेस है उसको हम अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और इसीलिए हमने आज तक का अपना बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है आपके लिए। जिस यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन में आपके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक रुपए लग जाते हैं, उसमें हमने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके 29,999 कर दी है उसकी कोर्स फीस मात्र। अब इस कोर्स फीस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको APYT10 यूज करना है, तो आप ये कोर्स अवेल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। काफी दुखद घटना है, ये सब समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।